अलविदाई कलमात बोलने के बाद उसने फोन तकिए पर उछाल दिया। फिर बाहर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर लाउंज खामोशी में डूबा हुआ था। हया ने ऐसा से अपने कमरे का दरवाजा बंद किया। नंगे पांव चलते लाउंज से किचन में आई। स्याह कमीज और खुले ट्राउजर में उसका कद और भी दराज लग रहा था। किचन में अंधेरा फैला हुआ था। वो दरवाजे पर रुकी और हाथ बढ़ाकर किचन की लाइट चलाई। सारी बत्तियां जल गईं। उसने आगे बढ़कर फ्रिज का दरवाजा खोला और पानी की बोतल निकालने को झुकी। झुकने से उसके बाल फिसलकर सामने आ गए। हया ने नर्वी से उनको पीछे हटाया और पानी की बोतल लेकर सीधी हुई। काउंटर पर रखे रैक से गिलास उठाया और पानी गिलास में उंडेलने लगी। तब उसकी निगाह काउंटर पर रखी सफेद चीज पर पड़ी। वो जैसे चौंक उठी। बोतल वहीं रखकर आगे आई। वो सफेद अध खिले गुलाबों का बुके था, साथ एक सफेद लिफाफा था। हया ने गुलदस्ता उठाया और धीरे से पास लाकर आंखें मूंदे उसको सूंघा। दिल फरेब ताजगी भरी महक उसमें उतर गई। फूल बल्कि ताजा थे, ऐसे अभी तोड़े हों। जाने कौन यहाँ रख गया था। उसने लिफाफा उठाया और पलट कर देखा। उसके पत्ते वाली जगह पर हया सलमान लिखा हुआ था। भेजने वाले का पता नहीं लिखा था, बस कोरियर की टिकट लगी हुई थी और टिकट पर 1 रोज कबल की तारीख लिखी हुई थी। उसको तो कभी किसी ने यूं फूल नहीं भेजे थे। ये क्या मामला था? उलझते हुए हया ने लिफाफा चाक किया। उसमें एक मोटा कागज था। उसने 2 उंगलियां डालकर कागज बाहर निकाला। सफेद कागज बिल्कुल साफ था, ना कोई लकीर ना डिजाइन। बस उसके वस्त में 2 लफ्ज लिखे हुए थे, वेलकम टू स्पॉन्जी। वो सन्नाटे में रह गई। ये क्या मजाक था? भला खत भेजने वाले को क्या मालूम कि मैं स्पॉन्जी जा रही हूं। खत पर तो 1 रोज कबल की तारीख लिखी हुई थी, जबकि कबूलियत की मेल तो अभी 15 मिनट पहले ही मिली थी। तो फूल भेजने वाले को 1 दिन पहले कैसे पता चल गया? अगर ज़ारा को इसने खुद ना बताया होता तो वो यही समझती कि ये उसकी हरकत है। ये खत स्पॉन्जी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नहीं आ सकता, क्योंकि उस पर लोकल कुरियर की मोहर लगी हुई थी। फिर किसने भेजा है ये? वो पानी का गिलास वहीं स्लेब पर रखकर बुके उठाकर सोचती हुई अपने कमरे में चली गई। उसने लॉक में चाबी घुमाई ही थी कि गेट के पार ज़ारा आती दिखाई दी। वो दरवाजा खोलकर मुस्कुराती हुई सीधी हुई। हया, मुझे तो कोई मेल नहीं मिली। ज़ारा ने अध खुले दरवाजे को धकेलकर अंदर कदम रखा। उसके चेहरे पर उदासी थी। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आ जाएगी, फिक्र मत करो। हमने एक साथ ही अप्लाई किया था, मुझे आ गई है तो तुम्हें भी आ जाएगी। मगर स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर जो लिस्ट थी उसमें भी मेरा नाम नहीं है, और मेरा सिर्फ तुम्हारा है हमारे डिपार्टमेंट में से, और इन्वायरमेंटल साइंसेस की एक लड़की खतीजा का नाम है। मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ओहो, उसे वाकई अफसोस हुआ था। उसकी ज़ारा से अब बात हो रही थी। खैर, तुम कहीं जा रही थी? ज़ारा चेहरे पे बशाशत लाते हुए बोली। हाँ, मार्केट इरम के साथ। कल दावर भाई की मेहंदी का फंक्शन है ना, और लहंगे के साथ की हाई हील्स गुम हो गई हैं। शायद काम वाली उठाकर ले गई है। अब नए जूते खरीदने पड़ेंगे। तुम चलोगी साथ? उसने गाड़ी पर कोहनी टिकाते हुए कहा। वो हल्की आसमानी लंबी कमीज और तंग चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। कमीज का दामन टखनों से जरा ऊपर था और हम रंग दुपट्टा गले में था और बाल कमर पर खुले थे। हाँ चलो, जल्दी निकलते हैं। ज़ारा फौरन तैयार हो गई और फ्रंट सीट पर बैठ गई। इरम को भी लेना था। हया ने बैठकर कहा, वैसे तुम्हारे सख्त से ताया इरम को तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त दे देते हैं। इरम उन दिनों से जूनियर थी और उसका डिपार्टमेंट भी दूसरा था, सो ज़ारा से उसकी ज़्यादा मुलाकात नहीं होती थी। उनकी सख्ती सिर्फ स्काफ तक है, ऐसे वैसे नहीं है। वो कार बाहर गेट पर ले आई। इरम का घर ज़ारा के हमसाए में था। दोनों घरों के दरमियान की दीवार में आने जाने का रास्ता था, लेकिन उसे जब भी इरम को पिक करना होता तो वो गेट पर हॉर्न किया करती थी। अब भी जोर से हॉर्न दिया तो इरम बाहर आ गई। कासनी लंबी कमीज, ट्राउजर और हम रंग दुपट्टा सीने पे फैलाए।
चेहरे पर कासनी स्कार्फ लपेटे वो तकरीबन भागती हुई पिछली सीट के दरवाजे पर आई। हेलो हया, हेलो ज़ारा। वो चहकती हुई आकर बैठी और दरवाज़ा बंद किया। हया के साथ आउटिंग के प्रोग्राम पर वो यूं ही खुश हुआ करती थी। कैसी हो इरम, तुमसे तो अब मुलाकात ही नहीं होती। उसने रुख मोड़कर उसको देखा। आपका डिपार्टमेंट दूर पड़ता है तभी। और हाँ, क्या बता रही थी कि आप लोगों का टर्की में सिलेक्शन हो गया है। मैं सिलेक्ट नहीं हुई, हया हो गई है। खैर, इसमें कोई बेहतरी होगी। तुमने अप्लाई नहीं किया था? अब्बा इजाज़त देते तब ना, उसने उदास होकर कहा। वैसे पेरेंट्स को इतना सख्त नहीं होना चाहिए, ज़ारा ने कहा। हया ने ताबीदी नज़रों से ज़ारा को देखा कि पहले एहसास कमतरी में मुब्तला इरम मजीद उदास न हो जाए। अब्बा भी पता नहीं इतने सख्त क्यों हैं। गर्मी में स्कार्फ लेना इतना आसान तो नहीं है। और फिर कल मेहंदी के लहंगे की भी आधी आस्तीनें रखने नहीं दी। हया की भी तो आधी आस्तीनें हैं, मगर अब्बा ज़रा भी सलमान चचा जैसे नहीं हैं। इरम, तुम्हें आज क्या लेना है? मैंने तो जूते ही लेने हैं। उसने कोफत को छुपाते हुए बात को बदला। हर वक्त यही रोना रोती रहती थी। चूड़ियाँ लेनी हैं, मगर पूरी आस्तीनों के ब्लाउज के साथ चूड़ियाँ कहाँ अच्छी लगेंगी। वो मुंह बचौरे फिर से शुरू होने लगी तो हया ने कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया। आतिफ असलम का गाना पूरी आवाज़ में गूंजने लगा तो इरम को चुप होना पड़ा। मार्केट पहुंचने के बाद इरम तो चूड़ियाँ ढूंढने निकल गई और वो दोनों मेट्रो आ गईं। ये गोल्डन वाला जो तीसरे नंबर पर रखा है वो दिखाएं। फिर देर बाद एक ऊंची हील उसकी नज़र में जची थी। ये वाला मैम। सेल्समैन ने जूता निकालकर उसके सामने किया। वो ज़मीन पर पंजों के बल बैठा था। दोनों काउच पर बैठी थी। पहना दूं मैम? बहुत मुअद्दबाना और शाइस्ता लहजे में सेल्समैन ने मुस्कुराकर पूछा। मेरे हाथ नहीं टूटे हुए, मैं खुद पहन सकती हूँ। जी श्योर, ये लीजिए। सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए जूता उसकी तरफ बढ़ाया। उसने उसे यूं पकड़ रखा ताकि पकड़ते वक्त हया की उंगलियां लाजमी उसके हाथ से मस होती। सामने रख दो, मैं उठा लूंगी। उसके रूखे अंदाज पर सेल्समैन ने गुनगुनाते हुए जूता सामने रख दिया। फिर बिल की अदायगी के बाद काउंटर पर खड़े लड़के ने बकिया रकम उसकी तरफ बढ़ाई तो हया ने देखा कि पैसों के ऊपर 5 का सिक्का रखा हुआ था और लड़के ने सिक्का यूं पकड़ा जैसे सेल्समैन ने जूता। शुक्रिया। हया ने नोटों को किनारे से पकड़कर खींचा तो सिक्का लड़के के हाथ में ही रह गया। मैम, आपका सिक्का। लड़के ने फातिहाना मुस्कुराते हुए कहा। अब तो लाजमी पकड़ेगी और ये सामने पड़े सदके के बॉक्स में डाल दो। वो बेनियाजी से शापर थामे पलटी तो ज़रा ने बेअख्तियार कहका लगाया। उस लड़के की शक्ल देखने वाली थी हया। दिल कर रहा था उसकी शक्ल पर शॉप पर पड़े सारे जूते मार दूं। पता नहीं हमारी ज़हनियत कब बदलेगी। यूं घूरते हैं जैसे पहली बार कोई लड़की देखी हो। वो तनफर से नाक सिकोड़ती गुस्से से सीढ़ियां उतर रही थी। जब करीब से आवाज़ आई तो इतना बनसवर के बाहर मत निकला करो बीबी। वो चूंककर आखिरी सीढ़ी पर रुक गई। एक मुअम्मर खातून थी, बड़ी सी चादर लपेटी हुई, नागवारी भरी निगाह उस पर डालकर ऊपर जीने पर चढ़ गई। एक तो लोगों को राह चलते तबलीग का बड़ा शौक है। ज़ारा उसको कोहनी से थामे हुए वहां से ले आई। तभी इरम सामने से आती दिखाई दी। उसके सीने में फैला दुपट्टा अब सिमट कर गले में जा पहुंचा था। उसने कोई खास शॉपिंग नहीं की थी। शायद वो इसके साथ सिर्फ आउटिंग के लिए ही आई थी। मेट्रो से वो स्कोप चली आईं ताकि कुछ खा पी लें। रात की दावत तो ताया फुरकान की तरफ थी जो बेटे की शादी के लिए आए हुए लोगों को दे रहे थे।